नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां लगातार चल रही हैं और कुछ ना कुछ रोजाना हो रहा है। और आखिरकार अब इस सवाल बीजेपी के बड़े नेताओं ने ये उठाने शुरू कर दिए हैं कि भाजपा क्या नेता नहीं बना पा रही है? क्या सिर्फ वर्कर बनाना ही भाजपा का काम है? और नेता क्यों हमें कांग्रेस पार्टी से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं? सवाल तब उठा क्योंकि जब इन 9 लोगों की एंट्री भाजपा में की गई दिल्ली में, 6 बागी और 3 निर्दलियों की। और शांता कुमार के ऐतराज के बाद, बहुत वरिष्ठ नेता शांता कुमार जी, उनके ऐतराज के बाद, किशन कपूर जी के ऐतराज के बाद, मेश्वर सिंह जी के ऐतराज के बाद, रमेश धवाला जी के ऐतराज के बाद, अब राकेश पठानिया, पूर्व मंत्री और फायर ब्रांड नेता हैं भाजपा के, उन्होंने सवाल उठाया है कि क्यों उधारी क्यों शुरू कर दी है हमने, उधार के नेता लेने क्यों कर दिए हैं। हालांकि उनका कहना है कि बहुत प्रस्ताव आ रहे हैं कि कांग्रेस में शामिल हो जाइए, लेकिन कांग्रेस में तो नहीं जा सकते क्योंकि मोदी जी को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनाना ध्येय है। लेकिन जो पार्टी में चल रहा है वो कुछ भी ठीक नहीं है। वहीं धवाला जी ने कल फिर से बयान दाग दिए हैं कि धक्के देकर हम जैसे लोगों को पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है। ये ठीक नहीं है। क्योंकि 1998 की उन्होंने याद दिलाई कि वो एकमात्र निर्दलीय जीते थे जिनके कारण 31-31 दोनों पार्टी के थे और उनके कारण एचबीसी के समर्थन से तब भाजपा की सरकार बनी जो पूरे 5 साल चली। और अब उनका कहना है कि 5 साल मैं जयराम ठाकुर जी की सरकार में चेयरमैन रहा, लेकिन बहुत जलालत में रहा। और मुझे संघर्ष करना पड़ा अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए भी। ठीक हालत राकेश पठानिया जी की भी थी। उन्होंने भी कहा कि आखिरकार दरकिनार क्यों किया जा रहा है पुराने नेताओं को? क्योंकि राकेश पठानिया जी के वहाँ भी वो नूरपुर में पहले किसी को एडजस्ट करके उनको फतेहपुर भेज दिया। अब फतेहपुर में राकेश ठाकुर जी आ रहे हैं, उधर से राजेश ठाकुर जी जो ग्रेड से, वो उनके साथ कमिटमेंट हुई है। कहीं न कहीं नेताओं को अब खाली छोड़ा जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि नेता इम्पोर्ट हो रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं उदयवीर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हिमाचल प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। कंवर प्यार सिंह जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। चमन राकेश आयता जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। तो उदयवीर जी, आपने देखा कि इतने नेताओं ने मुँह खोला, ठीक है? और अब नए नेता की एंट्री हुई है क्योंकि राकेश पठानिया अब तक चुप थे। उन्होंने भी एंट्री कर दी कि नहीं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इम्पोर्ट किए जा रहे हैं नेता और मुझे तो कभी भी कमल का फूल का मुझे तो सुख नहीं मिला, मेरी राह में तो कांटे ही बिछाए गए, कमल तो बिछाया ही नहीं गया। ये सारे समीकरण लोकसभा चुनावों और उपचुनावों के बीच में आए हैं। ये कहाँ तक पार्टी को ले जाएँगे? जी, उदयवीर जी। डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने इस सारे मसले में। अब जो ये कमल का फूल है, अब जो इसका कैडर है, इसको अब कमल की जो डंडी होती है वो नहीं नजर आ रही, उसके आसपास कांटे नजर आ रहे हैं। और वो कांटे भी वो हैं जो कांग्रेस की तरफ से खुद भाजपा हाईकमान उठाकर लाया हुआ है। और यही वजह है कि अब हर तरफ इसका विरोध शुरू हो चुका है। और शायद जो बीजेपी का हाईकमांड है या जो सीनियर लीडरशिप है, वो इस चीज को समझ नहीं रही कि जिस कैडर का हम दम भरते थे, उसी कैडर का दम अब यहाँ पर घुटने शुरू हो गया है। और यही वजह है कि अब जो कांग्रेस बीजेपी का कार्यकर्ता है और जो नेता है, वो तमाम अब मुखर होने शुरू हो गए हैं। और जो वजह हैं वो भी खासी पुख्ता है। शायद यही वजह है कि जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं, वो इसको कहीं कंट्राडिक्ट कर ही नहीं पा रहे, या कोई समझाने वाली बात उनके जो मुंह है उससे निकल नहीं रही। सीधा सा अगर आप जिस तरह से रमेश धवाला का बात करें, तो उनका त्याग भी भूल गए। रमेश धवाला ही वो आदमी थे जिन्होंने बीजेपी की खातिर कथित तौर पर थप्पड़ खाए थे। और जी। आज आलम ये है कि बीजेपी खुद सियासत के जो थप्पड़ होते हैं उनसे उनका चेहरा लाल कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। राकेश पठानिया, जिनका एक वजूद रहा, उनका वजूद इन लोगों ने, जो बीजेपी का सीनियर लीडरशिप है, उसने उसको हिला के रख दिया। और इसी तरह से जरूरी नहीं है 9 जो उपचुनाव संभावित हैं, 6 जिनमें हो चुके हैं, 3 संभावित हैं, वहां पर ही इसका असर रहेगा। इसका जो भूकंप आया है, इसने दरारें पूरे प्रदेश के अंदर पैदा कर दी हैं, डॉक्टर साहब। जी,
लेकिन ऐतराज़ सबका वही है, हालाँकि शांता जी चुप हो गए हैं। अब वो किशन कपूर और ज्वाला जी को फ़ोन भी कर रहे हैं कि नहीं, हमें मोदी जी को जिताना है। कहीं न कहीं एक मोदी जी के लिए वोट की बात हो रही है। ज्वाला जी का भी यही कहना है कि हमें अनुराग जी को जिता के मोदी जी को मजबूत करना है। तो ज़ाहिर जी, है कि लोकसभा चुनावों में ये लोग पार्टी के लिए कहीं बाधा नहीं बनेंगे, ये सुगम रास्ता ही बनाएँगे। लेकिन उपचुनावों में किशन कपूर जी की कुछ कर सकते हैं, ज्वाला जी भी कुछ कर सकते हैं। इसी तरह से और नेता भी हैं जो कुछ न कुछ उपचुनावों में जो राज्य का नेतृत्व है उसको वो सिखाना चाहते हैं, क्योंकि ज्वाला का कहना है कि हमें एक बार विश्वास में लिया जाता, मंडल से पूछ लिया जाता, वर्कर से पूछ लिया जाता कि हम किसकी एंट्री करने जा रहे हैं पार्टी में। लेकिन नहीं जी, पूछा जा रहा, दरकिनार किया जा रहा है चीज़ों को। जी। तो ये सारे सवाल तो उन्होंने उठाए हैं, पठानिया जी। डॉक्टर साहब, इस मसले में मैं अगर ये कहूँ कि ये भी भ्रम है बीजेपी नेताओं का कि नेता दिखाने के लिए चल सकते हैं, लेकिन कैडर बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि कैडर के लोगों के साथ हमारी लगातार बातचीत होती है और उनकी जो साइकोलॉजी है, वो टोटल नेगेटिव हो चुकी है कि अब हमें हाईकमान को सबक सिखाना है, हमें अपना वजन दिखाना है, क्योंकि हमारे वजन के जरिए ये लोग अपना वजन बढ़ा रहे हैं। नेताओं की मजबूरी हो सकती है, धवाला की मजबूरी हो सकती है, पठानी की मजबूरी हो सकती है, किशन कपूर जी की मजबूरी हो सकती है कि वो भाजपा का जो रथ है उसके आगे सारथी बनकर चले या घोड़े की तरह आगे जुट जाएँ। लेकिन जो पब्लिक है, सॉरी, पब्लिक तो नहीं कहना चाहिए मेरे को, जो भाजपा का कैडर है, कार्यकर्ता। उसने इस बार ये तय एट लीस्ट कर लिया होगा, जहाँ जिन-जिन विधानसभा क्षेत्रों में मैं जाता हूँ, कि अब आर-पार की लड़ाई जो है वो की जाएगी, क्योंकि हमें अंडर एस्टिमेट किया गया, हमारी लीडरशिप को खत्म किया गया और इतने एहसान फरामोश हो गए बीजेपी के सीनियर लीडर्स कि उन्होंने किसी से चर्चा तक नहीं की। सीधा फैसला लिया और थोप दिया। और शायद अब यही वजह है कि बीजेपी को, मेरे को नहीं लगता कि मोदी फैक्टर के नाम पर बीजेपी का कार्यकर्ता खड़ा होगा, क्योंकि पिछले दिनों धर्मशाला का ही मैं ज़िक्र करूँगा। जी, अ, सुधीर शर्मा की जो एंट्री थी, वो हुई। वहाँ पर तमाम लोगों को, जो नेता थे उनको फ़ोन किए गए कि आप यहाँ पर भीड़ लेके आएँगे और मैन टू मैन मार्किंग की गई। उसके बावजूद 1000-1200 से ऊपर की जो आंकड़ा था वो उस सभा में पार नहीं कर पाया। उसके बाद जी, एक इन्होंने परिचय बैठक, बीजेपी की भाषा बहुत एक अलग सी होती है कि एक परिचय सम्मेलन करवाना था और उस परिचय सम्मेलन में सुधीर शर्मा को अपने कैडर के साथ मिलवाना था। जी, वहां पर भी लगभग 1000-1100 की भीड़ इकट्ठी हुई और बीजेपी के जो मंच संचालक थे उस वक्त, उन्होंने ये कहा कि इतनी ज्यादा भीड़ आ गई कि 750 की तो हम रजिस्ट्रेशन कर पाए, बकाया 300 लोगों की जो पर्ची थी वो नहीं काट पाए। यानी बीजेपी ने खुद माना कि ये लगभग 1100 के करीब भीड़ थी वहां पे। तो फिर जी, परिचय में अगर मान लीजिए कि सुधीर शर्मा की ही साढ़े 1100 के करीब सुधीर शर्मा की भीड़ थी, तो फिर बीजेपी का कैडर कहाँ था? जी, यही हालात वहां पे रहे हैं। तो इस तरह से जो स्किप करने वाली एक नौबत आ चुकी है, अब जो होता है ना जी, कहो दिल से धूमल फिर से या मोदी फिर से, अब दिल से कोई बात नहीं है सर। अब जो बीजेपी का आम कार्यकर्ता है वो इतना दुखी हो चुका है कि वो अब दिमाग से काम लेने शुरू हो चुका है। डॉक्टर साहब। जी। प्यार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्यार सिंह जी, ये बड़े नेता अब धीरे-धीरे एक-एक करके मुँह खोलने लगे हैं और उनको मोदी जी को बनाना है, ये कह रहे हैं वो। लेकिन जो प्रेज़ेंट सिनेरियो है आपका हिमाचल प्रदेश की लीडरशिप का, जो 6 लोग बागी और 3 लोगों की आपने एंट्री कराई है, उसके बाद जो माहौल बना है, उनका ये कहना है कि बाहर से नेता इम्पोर्ट क्यों करने पड़ रहे हैं? क्या हमारे पास नेताओं की कमी है? क्या हम सिर्फ़ एक वर्कर ही तैयार करते हैं? वर्कर को नेता नहीं बना सकते हम? तो ये इन सवालों के साथ बीजेपी कहीं न कहीं फ़ील्ड में गिर रही है, प्यार सिंह जी। डॉक्टर साहब, सभी से पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मातृशक्ति के पर्व और हिंदू नववर्ष की सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। आपका आज का विषय जो है, वो मुझे लगता है केवल भारतीय जनता पार्टी पर केंद्रित है। ठीक है, आपके आंकलन सही हो सकते हैं, भाई उदय जी ने भी बात रखी कि पार्टी में असंतोष स्वाभाविक रूप से रहता है। जब कोई व्यक्ति पार्टी में आता है
तो उसमें निश्चित तौर पे कुछ उसके गुड एंड बैड्स वो रहते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी विचार के साथ चलने वाली पार्टी है, वो व्यक्तियों से नहीं चलती। हम सभी एक विचार के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है कि काफ़ी लोग सभी पार्टियों से, केवल कांग्रेस से नहीं, सभी पार्टियों से नेतागण भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। और उन सभी को पार्टी में सम्मान देना, ना देना वो पार्टी का नेतृत्व तय करता है। मगर ये बात ठीक है कि जहाँ कुछ असंतोष होगा, वैसे तो मुझे लगता है कि नहीं है इतना, पर फिर भी जहाँ कुछ असंतोष होगा तो हमारे माननीय सभी आदरणीय नेतागण, चाहे आदरणीय शांता कुमार जी हों, चाहे धूमल जी हों, चाहे जयराम ठाकुर जी हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, और अभी सभी वरिष्ठ नेता सभी से बात कर रहे हैं और सभी पूर्ण तरह से विजय प्राप्त करके प्रदेश को आगे ले जाने का, देश को आगे आगे ले जाने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने कहा कि पार्टी में कुछ वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बात रखी है। वो उनका निर्णय हो सकता है, कुछ बातें कह सकते हैं, मगर आदरणीय राकेश पठानिया जी को भी सरकार में मंत्री रहे हैं और उन्होंने पार्टी का बहुत लंबे समय तक काम किया है। और वैसे ही धुमाला जी का निसंदेह बहुत योगदान रहा है और वो भी मंत्री रहे हैं। अमित जी, सवाल ये है कि भाजपा, आपके नेता जो भाजपा में शामिल हुए, उनके कारण भाजपा में परेशानी आ गई है। लेकिन अब आपको भी कैंडिडेट कहीं न कहीं देखने पड़ रहे हैं। कहीं पे वीरेंद्र कश्यप जी का चर्चा चल रही है कि आपके 2 मंत्री उनको लेके दिल्ली में बैठे हुए हैं। आपके पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला जी से उनकी मुलाकात करवा रहे हैं। वहीं पे कुछ और नेता उपचुनावों के लिए भी तैयार बैठे हैं। आपकी पार्टी भी सेम इसी कंडीशन पे चल रही है जिस तरह का काम बीजेपी ने किया है। हो सकता है कि आप कम लोगों को जॉइन कराओ, बीजेपी ने तो एक लार्ज स्केल पे कराया है। तो इस तरह की चीजें कहीं न कहीं जो कार्यकर्ता को प्रभावित करती है। कार्यकर्ता कभी नेता बनने का जो ख्वाब होता है उसका, वो धूमिल होता है उसका। जी, पठानिया जी। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपने जो बात रखी है उसका मैं सिंपल सी बात रख दूं कि जो बीजेपी ने 9 ग्रह लिए हैं, है ना, आज नवरात्रे माता के चरणों में हाजिरी लगा के हमने भी माथा टेका है, सभी हिंदुओं ने और हिमाचल के और प्रदेश के देश के लोगों ने आज का 9वीं का पहला मंगलवार को नमस्कार की है। अगर उसको देखा जाए, हम हिमाचल प्रदेश देवभूमि से आते हैं और हिमाचल प्रदेश जैसी प्रदेश में जो देवी देवताओं का प्रदेश है, वहां पे बीजेपी का ऐसा चलन जो आपके सामने और पूरे देश के सामने आया है, बड़ी शर्मनाक घटना घटी है। और उसी का कारण है जो आज बीजेपी के अंदर जो गुबार फूट रहा है, चाहे माननीय राकेश पठानिया जो नूरपुर के अपितु अपना जिला कांगड़ा के बहुत बड़े नेता हैं, चाहे वो भाजपा से हैं, हमारे उनके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु नेता है तो उनको नेता ही बोलना पड़ेगा। चाहे धवाला जी, आज धवाला जी की एक स्टेटमेंट है पंजाब केसरी में लगी हुई कि 1998 में 5 साल अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार रही तो मेरी बदौलत रही, मैं एकमात्र वो कड़ी था। मुझे जयराम जी ने पिछले 17 से लेकर 22 तक मुझे बहुत जलालत झेलनी पड़ी। मैं काम करूंगा तो अनुराग के लिए करूंगा, बीजेपी के लिए या किसी और पदाधिकारी के लिए मैं काम नहीं करूंगा। ऐसी ऐसी घटनाएं जो घटित हो रही हैं, ये प्रदेश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। देखिए, नेतागण बड़ी स्टेटों में कभी जाते थे, बड़ी स्टेटों में चाहे मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, चाहे बड़े नेता जब जाते थे इधर से उधर, तो लोग कहते थे कि यार ठीक है, यहाँ चला गया, वहां चला गया। पर हिमाचल जैसी छोटी सी एक प्रदेश में और देवी देवताओं के जहाँ पे बास है, और वहां पे ऐसी छल कपट की राजनीति और बीजेपी के द्वारा सामने आपके सामने आई है कि बीजेपी के द्वारा उनको होटल में ठहराया गया है। आज वही राजेंद्र राणा जी जो धूमल जी को गालियां निकालते थे, धूमल जी के खिलाफ बोलते थे, आज वही धूमल जी के घर जाके उनके आशीर्वाद ले रहे हैं। ये बीजेपी का ही कल्चर हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के अंदर कोई भी आज की डेट में वैचारिक लड़ाई नहीं रह गई है। आज उनकी लड़ाई है धनबल के साथ, आज उनकी लड़ाई है सत्ता में रहने के लिए। जयराम जी इतने उतावले हैं कि वो, उनको तो ये लग रहा था कि रोज सुबह 7 बजे वो बैठ जाते अपने कोट पैंट पहन के कि क्या पता मुझे कल आधे घंटे के बाद शपथ लेने जाना पड़ेगा। तो ये जो घटना घटी है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और रही बात आपके सवाल की कि देखिए, बीजेपी के लोग भी हमसे संपर्क में है, कांग्रेस पार्टी के साथ संपर्क में है, ओबीसी है, उनको हाईकमान के साथ मिलाया जा रहा है, उनके हाईकमान के साथ बात रखी जा रही है। ठीक है, बात बनेगी तो बीजेपी के जो नेता है उनका भी स्वागत है, परंतु उनको टिकट दी जाए,
ऐसा भी मैं आपसे आपके चैनल के द्वारा ये आश्वस्त करवा सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि उनको 6 के जैसे उन्होंने 6 के 6 लोग लिए वैसे हम 6 के 6 लोग बीजेपी के लाएंगे और बीजेपी को कैंडिडेट को उतार देंगे, ऐसा नहीं होगा। बीजेपी के पास ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको 6 को रखना पड़ा। और आज मैं आपको बताऊं कि हमने भी राजनीति करते, मुझे भी 20 साल हो गए हैं, साथ राजनीति से जुड़ा हूँ, यूथ कांग्रेस में जुड़ा हूँ, राष्ट्रीय सचिव में काम करता हूँ, बहुत से प्रदेश के एग्जाम्पल देखे। पहली मर्तबा कोई इंडिपेंडेंट विधायक जो है अपना रिजाइन देता है और उस रिजाइन के लिए अपना तख्ते गले में डाल के और विधानसभा परिसर में बैठता है कि इसके लिए बहुत ही घटना, ऐसी घटना अगर घटती है तो बहुत ही शर्म की बात है। और आपको डॉक्टर साहब मैं बताना चाहता हूँ, आज जितने भी पदाधिकारी है, जितने भी एमएलए चाहे बीजेपी के थे चाहे कांग्रेस के थे, उनके लिए सोचने का विषय है। अगर इंडिपेंडेंट विधायकों ने उनका रिजाइन दिया है, क्या उन्होंने जिन्होंने पब्लिक ने उनको जिता के इंडिपेंडेंट जिता के भेजा, क्या वो उन्होंने उनसे पूछा है, वहां के लोगों से पूछा है? नहीं पूछा। इसलिए वो डर रहे हैं अपनी विधानसभा में जाने के लिए, इसलिए वो बीजेपी का सारा सवाल ये है कि पूछता कोई नहीं है। कहीं ना कहीं भाजपा का नेताओं का भी इतराज है कि उनसे कभी ना मंडल की बैठक, ना बड़े जो नेता हैं कंस्टिट्यूंसी के हैं, जिला के हैं या प्रदेश के हैं, उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया और इन 9 लोगों को थोप दिया गया। इसलिए भाजपा के अंदर इस तरह की बगावत सुलग रही है। और ठीक ऐसे हाल कांग्रेस में ना हो, हालांकि कांग्रेस बच रही है, कांग्रेस के संपर्क में है जैसा कि आपने बताया कई लोग, लेकिन कांग्रेस गुण दोष के आधार पे ही उनको लेगी। जी चलिए, मैं आस्था जी के पास जाऊंगा। जी आस्था जी, नेता इंपोर्ट करने की जरूरत, सबसे बड़ी पार्टी है विश्व की भाजपा, और इनका आप हिमाचल प्रदेश में भी इतिहास देख लीजिए तो 77 में इन्होंने 53 सीटों के साथ, जब जनता पार्टी होती थी, सरकार बनाई थी। और उत्तरी भारत की शायद ये पहली सरकार थी जो गैर कांग्रेसी सरकार थी। और उसके बाद लगातार चुनाव हुए, इनकी सीटें बढ़ती रही और ये विपक्ष में भी अच्छी सीटों के साथ बैठते आए। और नेताओं की कमी भी इनके पास नहीं है, कुशल वक्ता है इनके पास, संगठन के लोग हैं। लेकिन ये जो 9 लोगों की एंट्री हुई है, उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। 9 लोगों की, एक को छोड़ दें, कर्मचारी नेता रहे हैं, कर्मचारी रहे हैं, वो अधिकारी रहे हैं, KL ठाकुर इनके जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, उससे पहले एक्शन रहे थे, वो तो इनके विचारधारा से मेल खाते हैं। लेकिन बाकी कोई भी लोग इनके विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं। अब उनके आने से नेता जो कि पार्टी मंच पे अपनी बात रखते थे, उनका कहना कि पार्टी का मंच तो रहा ही नहीं कि जहां हम बात रखें, हमसे पूछा जाए, इसीलिए उनको मीडिया में बातें करनी पड़ रही। जी आस्था जी। सबसे पहले तो एक बार फिर से सभी लोगों को नवरात्रों की शुभकामनाएं, और मेरा माता रानी से यही प्रार्थना है कि सभी लोगों को सद्बुद्धि दे, विश्व में शांति हो और गरीब बच्चों का उत्थान हो। देखिए, अभी अगर आप सच्ची बात सुनना चाहते हैं तो सच्ची बात तो अभी है कि भाजपा और कांग्रेस को एक कॉमन सिंबल इनको मिल जाना चाहिए कि हाथ में कमल का फूल। ऊपर वाले का मन करेगा तो निचले वाला यूज कर ले, निचले वाले का मन करेगा तो ऊपर वाला भी यूज कर सकता है। यानी कि दोनों ऑप्शंस इनके पास रहने चाहिए। आप अब मजाक देखिए, और एक कड़वा सच ये है राजीव भाई, राजनीति में कोई पूछता नहीं है, जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है वाला जो दुआ है वो वैसे ही बना है। क्योंकि संगठन के लोगों को, जिन लोगों ने डंडे झंडे उठाए होते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। जब सत्ता के लिए एक जो जिस तरह का एक, अब आप लालच समझ लो, या एक वो जो सत्ता से बाहर बैठ करके एक जो पीड़ा है उसको वापस आने में, उस कुर्सी के लिए, उस समय ना कोई साम दाम दंड भेद, ये कहते हैं जी सब कुछ फेयर है, लेकिन कोई तो सीमा होनी चाहिए उसकी। आप ये हैरानी की बात ये हो गई है कि कांग्रेस के भी हालत इतने बुरे हो गए हैं कि वो वेट कर रहे हैं कि कौन वहां से छिटक करके आए, वेट कर रहे हैं कि उनको टिकट दिए जाएं। जो भाजपा से जो लोग आएंगे, जो रूठे हुए, या मान लीजिए, अब इनको क्या इतनी तैयारियां, इनको नहीं मालूम था कि विधानसभा तो छोड़िए, ये तो बाई इलेक्शन, बाई वो एक फोर्स किया गया हिमाचल के ऊपर, लेकिन लोकसभा का चुनाव तो इनको मालूम था पहले से कौन हमारा उम्मीदवार होना चाहिए। ये तो तैयारियां, इतनी बड़ी सरकार में ये लोग हैं, तो इससे बड़ी क्या बात, दुख की बात क्या हो सकती है कि इनको 4 कैंडिडेट ढूंढने के लिए इनके पास संगठन नहीं, और ये कहते हैं जी हमारे पास पार्टी है। अब आते हैं आप भाजपा पे,
भाजपा की तो आप देखिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की स्थिति ये हो गई है। भाई प्यारे सिंह जी को मैं पूछना चाहूंगा, आप ये बताइए भाई साहब कि अब आप मान लीजिए धर्मशाला सीट पे सुधीर जी के आने से प्रकाश चौधरी जी का क्या करेंगे, कृष्ण कपूर जी का क्या करेंगे, डेरिया जी का क्या करेंगे। इतनी हर जगह पे ये जो लीडरशिप ऐसा नहीं होता, कम से कम 5 प्रोबेबल्स हर सीट पे होते हैं जो अपने आप को कहते हैं। उन 4 लोगों ने, अगर आप जैसा व्यक्ति आज आप भाजपा में है, मान लीजिए आप दिन रात भाजपा के लिए लड़ रहे हैं, भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके निर्देशों का पालन कर रहे हैं। अब कल आप अगर उस प्रोबेबल में, आप भी एक महत्वाकांक्षी हर एक आदमी होता है और उसको मैं कहता हूं रखनी भी चाहिए, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन आपके ऊपर जिन व्यक्तियों के खिलाफ आप लड़े हैं, आपको याद होगा आपने तो उस दिन हम लोगों पे भी हाथ उठाने की कोशिश की, तो मैंने आपको तो यही बात की थी उस दिन भी कि भाई कम से कम दुआ सलाम रहनी चाहिए। हम राजनीतिक पार्टी एक दूसरे के सिर फाड़ने के लिए नहीं होती, भी हमारा विरोध आपसे नहीं है, एक व्यक्ति विशेष से नहीं है। तो आप उस स्थिति को बताइए, कल को आप किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं या आप जिसके विपक्ष, जिस पार्टी के लिए आपने डंडे खाए, जिस व्यक्ति है वो पार्टी में आपकी जगह पर आकर के आपको उसको रिपोर्ट करना पड़े, तो कैसा लगता होगा। यही मनोस्थिति आज भाजपा के सभी जो कैडर लोग हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैडर अभी भी हम लोग मानते हैं कि भाजपा में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैडर के लोग क्यों हैं, क्योंकि बूथ तक उन्होंने काम कर करके वहां पे एक जो सेटअप बनाया। अब आप बताइए, जिस आदमी ने जाकर के गली गली कूचे कूचे लोगों को ये बताया कि कांग्रेस में ये व्यक्ति, देखिए चुनाव जो होता है ना, कहीं आकर के व्यक्ति विशेष के विरुद्ध भी लड़ाई चली जाती है, छोटे चुनाव में भी और लगभग दूसरे चुनाव में भी। अब मान लीजिए जिन्होंने कल तक बुराई की होगी कि जी मोदी ने तो ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, आज वो जाकर के उनको हाथ जोड़ करके मांगने पड़ रहे हैं कांग्रेस से भाजपा में जाकर के कि मोदी जी जैसा तो विश्व में नेता ही कोई नहीं है। तो आप वो जो बेचारा जिस व्यक्ति के खिलाफ उसने पिछला विधानसभा चुनाव में किया। हाँ, एक बात राजीव जी, थोड़ा सा यहाँ पे ये है, मुझे जो पत्रकार साथी बता रहे थे उदयवीर जी, बहुत मुश्किल होगा विधानसभा के बाई इलेक्शंस में इनके लिए, ज्यादा प्रॉब्लम्स। लोकसभा में शायद मुझे लगता है इतनी प्रॉब्लम ना हो भाजपा को, क्योंकि वहां पे लोग शायद एक हो सकता है अभी भी हिंदुत्व या उस मुद्दे के साथ चलते रहे, या मान लीजिए मोदी जी के चेहरे पे वोटिंग वाले ज्यादा हो सकते हैं, उनका लगाव उनसे हो सकता है, लेकिन क्योंकि उनको तवज्जो नहीं दी गई, उनको नहीं पूछा गया, जब इन लोगों की एंट्री हुई इनको सीधा यहाँ से उठा करके 5 स्टार होटल में सुविधाएं दी गई और वहां से अभी लगातार एकदम से जीना बिना किसी उसके, इनको तो डिक्लेयर भी कर दिया गया कि भाई यही लोग होंगे कैंडिडेट, क्योंकि ये तो जिस दिन इनको ज्वाइनिंग कराई थी उसी दिन इनको आश्वासन दिया गया। तो आपने अपने कैडर को एक तरह से ये कह लीजिए कि मछलियों के तालाब में आपने मगरमच्छ फेंक दिए हैं। अब वो वहां पे उथल पुथल तो होना निश्चित है, स्वाभाविक है। और ये पार्टियों के लिए नहीं, किसी भी पार्टी के लिए, मेरी पार्टी हो आपकी पार्टी के लिए, ये अच्छा संकेत नहीं है। जी प्यार सिंह जी, सवाल ठीक उठा, क्योंकि कार्यकर्ता फ्रंट फुट पे खेलता है, वही उलझता है, वही बहसता है, वही पार्टी की अच्छी चीजें बताता है, दूसरी पार्टी की कमियां बताता है, और वही निशाना बनता है नेताओं का कहीं ना कहीं। लेकिन अब जो नेता आए हैं, जाहिर है जिनकी उन्होंने खिलाफत लंबे समय से शुरू से कर रहे हैं, और आज अचानक वही नेता उनके सिर पे आके बैठ जाएंगे तो कार्यकर्ताओं की हालत क्या होगी। राकेश पठानिया जी का भी यही था कि कार्यकर्ता मायूस हो गया है और वो अब समझ नहीं पा रहा कि हमारी पार्टी किस तरह की हो गई है। ये सवाल उन्होंने कल उठाया है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचार के साथ जुड़ा हुआ है और वो उसके मायूस होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। दूसरा, ठीक है, कार्यकर्ताओं को कई बारी ठेस लगती है कुछ निर्णयों से, तो उसमें हम सभी बातचीत करके उसको सुलझ लेते हैं। पर मैं भाई पठानिया जी की बात का जवाब दे दूं, पहले कांग्रेस के मेरे साथी, उन्होंने कहा कि विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनको क्या जरूरत पड़ गई। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आज इस स्थिति के लिए जिम्मेवार कौन है। आज प्रदेश के विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसको धकेलने के लिए एकमात्र पार्टी दोषी है, वो कांग्रेस है।
कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से जनादेश का अपमान किया है, जनादेश को ठुकराने का काम किया है, 40 विधायक आपको दिए गए, जनता ने जनमत दिया, आपको कितनी जल्दी में आपने उनको निकाल दिया पार्टी से, और आज चुनाव में कि उसमें झोंकने वाला कौन है वो सभी जनता जानती है। आपने अन्याय किया उन लोगों के साथ, 6 विधायकों को निकालने का काम किया, तो जनता के पक्ष में कौन है वो जनता जनमत में पता चल जाएगा। दूसरे भाई राकेश जी अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है वैसा करती है। भारतीय जनता पार्टी के हर मंडल में 500 नेता हैं कम से कम, और सभी विधायक नहीं बनते। विधायक का टिकट एक को मिलता है और सभी लोग उसके साथ चलते हैं और पूरे जोर के साथ चलते हैं। यार जी, लेकिन उन 500 में से ही किसी एक को टिकट मिले ना, बाहर के आदमी को बुला के क्यों दिया जाए टिकट? सवाल यही उठा रहे हैं। आपके बड़े नेता, बहुत बड़े एक्स मिनिस्टर हैं सारे, कोई एक्स मिनिस्टर है, सभी का सम्मान करते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, हम सभी का सम्मान करते हैं और सभी आदरणीय हैं, पर बात ये है कि आप, हमारी पार्टी बहुत बड़ी है और इस पार्टी में जिस तरह से नेताओं का आना हो रहा है तो उनकी भी अपेक्षाएं रहती है। मगर ये तो मैं कहूँ, ये तो 6 जो टिकट हुए हैं, ये तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी अन्याय के साथ, जो अन्याय इनके साथ हो रहा है उनके साथ खड़े होने का काम किया है। 5 वर्ष के लिए उनको जनादेश मिला था, पूरे 27 तक के लिए उन्हें जनादेश दिया गया है कि 27 तक वो उस क्षेत्र की सेवा करें। तो अब भारतीय जनता पार्टी नियत अपनी नीति के हिसाब से अगर उनको टिकट दिया भी है तो मुझे नहीं लगता, पार्टी का निर्णय है, उसको सभी कार्यकर्ता उसको सम्मान करते हैं और सभी उसके काम में लगेंगे और सभी सीटें हम जीतेंगे, आप देखिएगा। जी, चलिए उदयवीर जी, प्यार जी ने बड़े सरल शब्दों में कह दिया कि सभी काम करेंगे, लगेंगे, जुटेंगे, क्योंकि विचार किया हर विधानसभा क्षेत्र में 500 नेता हैं इनका, लेकिन उन 500 नेता में से इनका हाईकमान किसी को भी सक्षम नहीं समझ पाया। कम से कम 9 हलकों में, 6 में तो टिकट दे दिए, 3 का तो जैसे उपचुनाव उनका रिजाइन ही स्वीकार नहीं हो रहा है, लेकिन वहां भी मतलब 68 में से 9 जगह इनके आगे भी जो कहा जा रहा है कि और तोड़ फोड़ होगी, तो जो और तोड़े जाएंगे वो भी लाए जाएंगे। जाहिर है भाजपा के फिर नेताओं को तो ये सोचना नहीं चाहिए कि हम विधायक कभी बनेंगे। ऐसी स्थितियां खड़ी हो रही है, तभी ये बड़े नेता जो पार्टी फॉर्म पे बातें रखते थे अब खुलकर कह रहे हैं। जी उदयवीर जी। डॉक्टर साहब, मैं सहमत हूं आपकी इस बात के साथ, लेकिन दुख की बात कही है, अब मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट इस बात को बोलूंगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं। ये कांग्रेस और बीजेपी ये एक तरह से अभिशाप बन चुके हैं। अभी अमित पठानिया ने एक बात कही कि हमारी बात चली हुई है वीरेंद्र कश्यप के साथ। पहले मैं इनकी बात का थोड़ा सा वो करना चाहूंगा कि फिर कौन सी विचारधारा की बात करती है कांग्रेस। बीजेपी ने जो अपनी करतूत करनी थी सियासत में वो कर ली। अब कांग्रेस किस मुंह से कहेगी? मान लीजिए कल को 1-2 बीजेपी के लोग आ जाते हैं इनके पास, फिर ये लोग किस तरह से कहेंगे कि हम लोग जो है वो अपनी विचारधारा के साथ चलने वाले हैं। इस हमाम में ये दोनों दल नंगे हो चुके हैं, इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अपने कैडर की मौत लगाने में 1 सेकंड नहीं लगाते हैं, चाहे बीजेपी का हाईकमांड हो चाहे कांग्रेस का हाईकमांड हो। और इनके बीच में वो लोकतंत्र पिस के रह जाता है जिसकी जो असल मूल है वो लोगों की विचारधारा है, जन विचारधारा है, जन बल है। ये बात करते हैं धन बल की, ये बात करते हैं सरकारें बनाने की, सरकारें तोड़ने की। इसके बीच में जब आम आदमी का जो सपने हैं वो टूटे हैं, आम आदमी जो टूट रहा है वो कहां पे गया? कोई किसी अभी अमित कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, दूसरे भाई साहब बीजेपी का, आपका रख रहे हैं, लेकिन बात ये आ गई कि जनता का पक्ष कौन रख रहा है यहाँ पे? क्या इन लोगों में, मैं माफी चाहूंगा हाथ जोड़कर आप सभी से, कि जनता का पक्ष रखने के लिए आप लोगों के राजनीतिक दल सामने आए हैं और जनता का पक्ष को रखने के लिए तैयार नहीं है। माफी चाहूंगा अगर आपके ये मेरे शब्द मेरे आपको बुरे लगेंगे भाइयों को, पर लेकिन आम आदमी की आवाज कहां पे है? आप ना अपने कार्यकर्ता की बात सुन के राजी, ना आप कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो। अभी आम आदमी पार्टी से छात्रा साहब ने कहा कि जब आप लोग आए थे तो आप लोग भी तो हिमाचल में जो पुराने स्थापित नेता थे उनको ढूंढ रहे थे। फिर फर्क कहां पे है? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इन सब में फर्क है कहां पे? फर्क है सिर्फ आम जनता में
और नेताओं की सोच में। इससे आगे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हर किसी को सत्ता चाहिए, एक को सत्ता बचानी है, दूसरे को सत्ता हासिल करनी है, और इसके बीच में जनता का क्या हासिल है वो कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं एक बार फिर आप सबसे माफी चाहूंगा कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन जो बात आम जनता में होती है, जनरल इसमें होती है, वो आप लोगों के सामने भी आना जरूरी है। तो मैंने सिर्फ एक जो पत्रकारों के लिए नारद शब्द का इस्तेमाल होता है, तो मैं उस नारद की जो एक भूमिका रहती है, तो मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि ऐसा ना कीजिए कि बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में जो आम सामान्य आदमी है वो पिस कर कहीं रह जाए। डॉक्टर साहब। जी जी आस्था जी, अपनी बात कह लीजिए जल्दी आप। मैं उदयवीर जी की बात का एक शायद इनको शायद नहीं मालूम होगा, बिल्कुल सही है। जब पार्टी आई थी तो सबसे पहले ऐसे लोगों को ही ढूंढा गया, इन्होंने ढूंढा, लेकिन मैं पहला व्यक्ति था जिसने इसका स्ट्रांगली अपोज किया। और आपको जान करके हैरानी होगी, ऐसे 7 विधायक अभी बैठे हुए हैं अंदर जिन्होंने आम आदमी पार्टी को डायरेक्ट अप्रोच किया था, और मैंने जा करके मेरे से मीटिंग के लिए ऑफर आई थी कि आप हमारी एंट्री करवाइए, हमारा टिकट पक्का करवाइए। मैंने पार्टी में मैंने अपने वर्ड से लिख करके, मेरे रिमार्क्स आप लिख सकते हैं, एक एक इनकी पूरी की पूरी लिखाई थी कि ये इनका हमारी पार्टी में आना क्यों वैचारिक उससे बिल्कुल भिन्न है, जिसके लिए हम खड़े हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि हमारे यहाँ पे बहुत है, बहुत सारे लोग। लास्ट में भी ये था कि भाई जब पार्टी ने तय करा सितंबर में कि चुनाव नहीं लड़ना है, तो हमने ये कहा कि गुजरात अगर आप हमारे ऊपर आप ले रहे हो कि भाई नहीं हम प्रेफरेंस उस स्टेट को रखेंगे, टीमें चलेगी, तो भी हमने ये कहा कि अगर आपको चुनाव लड़ना है 15 तारीख को भी जब अक्टूबर में बैठक हुई, तो हम किसी भी टिकट या नकारे हुए दूसरे या तीसरे आदमी को नहीं देंगे। इससे अच्छा है कि अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो वॉलंटियर्स को टिकट दे दीजिए, अब चाहे 50 आए वोट, चाहे 500 आए। तो ये विचारिक बड़ा वही है साहस लगता है। पार्टियां विचार के साथ खड़ी होती हैं, यही है मेन। और उन विचारों में दूसरे विचार वालों को शामिल करना एक बड़ी कठिनाई है। जी प्यार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं चर्चा को विराम दूं नहीं तो। भाई साहब बहुत अच्छी चर्चा, पर मैं केवल भाई उदय जी का जवाब देना चाहूंगा। बड़े सम्मान के साथ मैं उनके क्रांतिकारी विचारों का भी सम्मान करता हूं। उन्होंने विषय रखा है कि जनमत और जनता की चिंता कौन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जन्म से लेकर केवल और केवल जनमानस की सेवा करने में लगी है, और ये जो दल भी है ये केवल जनता की भावनाओं को, जनता के लिए और जनता से है। तो मैं बड़े सम्मान से फिर से इनसे कहना चाहूंगा कि विषय आधारित चर्चा होती है, जिस विषय पर चर्चा होगी उसी विषय पर बात रखी जाती है। फिर भी उनको कोई बात बुरी लगी हो और उनको लगता है कि विषय आना चाहिए, तो इस पर अलग से चर्चा हो तो अच्छा रहेगा। जी उदय जी। विषय की बात आई तो सियासत किस विषय पे चलती है? सियासत सिर्फ और सिर्फ समाज के ऊपर चलती है। तो भाई साहब, समाज की क्या हिस्सेदारी जरूरी नहीं है कि वो सवाल करे? अगर मैंने पहले ही कहा था, अगर मानवीयता के आधार पर मैंने पहले ही कहा था कि मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं माफी उस मुद्दे पर कतई नहीं चाहूंगा जो कि मुद्दा जनता के साथ जुड़ा हुआ है। 68 लोग, अगर पुराना आंकड़ा देखा जाए तो 68 लाख की आबादी का भविष्य तय नहीं कर सकते हैं, ये भी एक सच्चाई है। और किसी को खुला हाथ स्पेस नहीं दिया जा सकता, नहीं तो फिर वही बात आ गई, फिर उसमें फर्क क्या रहेगा सर? मैं फिर आपसे माफी चाहूंगा कि जब जनता की बात आएगी तो बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं वो बात जरूर करूंगा। उदय जी, हम सभी अपनी अपनी भूमिका को अच्छे से निभा रहे हैं, सबकी भूमिका है प्यार जी। चलो चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में पार्टी बीजेपी में कांग्रेस के 9 लोगों का कहीं ना कहीं जाना, इसके नेतृत्व को, कार्यकर्ताओं को, जो राज्य का नेता हैं, विधानसभा क्षेत्रों के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनको अखर रहा है। और पार्टी फॉर्म पे कोई उनसे चर्चा नहीं की गई, इसलिए वो अब बातें मीडिया में आ रही हैं। बड़े नेता उग्र हो रहे हैं और उनका सीधा आरोप है कि नेता इंपोर्ट करने की नौबत आखिरकार कौन लाया पार्टी के अंदर? हाईकमान लाया या राज्य के जो शीर्ष नेतृत्व है वो लाया? ये सवाल सारे उठ रहे हैं और कार्यकर्ता का मनोबल गिर रहा है। वहीं पे कांग्रेस के अंदर भी इस तरह की आवाजाही का कुछ दिनों में शुरू होने वाला है सिलसिला। तो दोनों पार्टियां बड़ी पार्टियां हैं, विचारधारा को भूलकर सिर्फ सत्ता सुख के लिए
लोगों का आना-जाना इधर से उधर हो रहा है, जो कि उदयवीर जी ने भी कहा कि एक सामाजिक तौर पे समाज के विकास के लिए इन चीज़ों के लिए ठीक नहीं है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।